मान्य नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को की चर्चा को आरंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए 17 फरवरी 2024 को, मैं उसमें चर्चा करने के लिए यहां इस माननीय सदन में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछला बजट 17 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया था और आपका बजट 17 फरवरी 2024 यानी कि 11 महीने के ठीक 11 महीने के बाद ये बजट। मुझे इस बात का थोड़ा वो है मलाल है कि उस दिन मैं इस माननीय सदन में व्यक्तिगत रूप से नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य से पार्टी का हमारा कार्यक्रम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे रहना था, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन फिर भी बीच में जितना संभव हो पाया मैं बजट को थोड़ा सुन पाया बीच बीच में, और कुछ फिर उसके बाद आज मैं दिल्ली से चला हूं सुबह, तो रास्ते में थोड़ी नजर मारी, बहुत विस्तार से जाने का मौका नहीं, लेकिन जो सरसरी नजर मैंने इसमें मारी, एक नजर में देखा और मुझे लगा कि एक नजर के बाद दूसरी नजर मारने की इसमें आवश्यकता है। कारण कि जो 11 महीने पहले आपने जो बजट जहां माननीय सदन में प्रस्तुत किया था, बहुत सारी चीजें उसी बजट की आपने फिर से दोहराई। एक साल में उन योजनाओं में एक भी चीज जमीन पर नहीं उतरी, तो बेहतर होता आप ये बजट प्रस्तुत आपने जो है 2024-25 के लिए किया, तो यही प्रति आप 2023-24 की ही यहां पर रख देते कि इसी को ही बजट माना जाए कि हम एक साल में कुछ करने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इसी को ही एक बजट की एक प्रस्तुति माना जाए। अध्यक्ष महोदय की हम उम्मीद करते थे कि एक साल के कार्यकाल में कुछ अनुभव से सीखा होगा सरकार ने, और एक साल के इस कार्यकाल में कुछ परिस्थितियां ऐसी और उसके बाद परिस्थितियों के साथ साथ में नई चीजों के लिए कुछ अध्ययन की दृष्टि से कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये एक साल पूर्ण रूप से शून्य में बह करके चले, ये हकीकत है इस बजट। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात कहते हैं, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी किस कदर इनकी बातें हैं। एक तरफ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल आने वाले समय में 4 सालों के अंदर बना देंगे, पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य। और एक तरफ से जाकर के भाषण देते हैं कहीं जाकर के कि हिमाचल की परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है, हालात ऐसे लग रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हो। सत्य यह है कि वो है, ये जो आपका कंफ्यूजन
एक बार कुछ कहते हैं, दूसरी बार कुछ कहते हैं, और ये काम में भी उसी तरह से अध्यक्ष महोदय है, एक बार कुछ करते हैं, दूसरी बार कुछ करते हैं। कोई तारतम्य ही नहीं बैठ पाए, ना बात में और ना ही काम में। आत्मनिर्भर बात की आत्मनिर्भर हिमाचल की अगर बात कहें, लेकिन हकीकत अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की परिस्थिति यह है कि कुछ लोग तो आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं मित्र लोग, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। इस परिस्थिति ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपका ये बजट प्रस्तुत हुआ है और उस बजट में अब की बार का जो बजट आपने प्रस्तुत किया है 58,444 करोड़ रुपए, और उसमें अध्यक्ष महोदय बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आर्थिक जो वृद्धि दर का जिक्र किया है वो 7.1, ये कहां से आंकड़ा उठाया, किस प्रकार से उठाया, क्या इसके जो है वो इस आंकड़े को इस प्रकार से प्रस्तुत करने का आधार क्या है, ये हमको समझ में नहीं। और जहां आपने पैरा 72 में जो कहा है कि जो बजट अनुमानों का आपने जिक्र किया, संशोधित अनुमानों पर जो आपने अपनी बात की, आपने कहा है कि 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राज्य प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपए हैं, और 2023-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 45,926 करोड़। और इस तरह से 23-24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा जो है वो अनुमानित है। और मैं समझता हूं कि ये भी आंकड़ा घुमा फिरा करके किया गया, जो कि मेरा मानना है इससे हट करके है। और उसके बाद आपने अगले पैरा में जो लिखा है, आपने जो जिक्र किया है 24-25 के लिए, और उसमें आपने राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपए की रहने का अनुमान किया, कांग्रेस, और उसी तरह से राजस्व व्यय जो है 46,667 करोड़ रुपए का अनुमानित है, और इस प्रकार कुल राजस्व घाटा जो है वो 4,514 करोड़ रुपए अनुमानित है। और इस तरह से अध्यक्ष महोदय, अगर इन आंकड़ों पर हम जाएं तो मैं इस बात को कह सकता हूं, ये आंकड़े तथ्य पर नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सारी चीजों के लिए, इन आंकड़ों के लिए क्यों हमको इन पर अधिकारियों पर आधारित रहना पड़ता है, और अधिकारी बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को घुमाते हैं, और अब की बार भी वही हुआ है, वही घुमाने का प्रयत्न इस तरह से हुआ है। प्रथा पुरानी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि विकास के जो मुख्य निर्माण कार्य, निवेश एवं सहायता अनुदान, कैपिटल एसेट्स की अगर बात कहें,
उसके अंतर्गत अगर मदों के अंतर्गत हम जाते हैं तो मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में दुख है कि मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत खर्च जो है 2022-23 के अंतर्गत जो है 5,310 करोड़ रुपए से कम हो करके 2023-24 में 4,726 करोड़ ही रह गया और इस प्रकार निवेश में खर्च 423 करोड़ रुपए से कम हो करके 228 करोड़ रुपए और इस प्रकार से आगे बढ़कर के अगर हम बात करें तो ग्रांटिंग रेट फॉर कैपिटल एसेट के अंतर्गत व्यय 1,376 करोड़ से कम हो करके 779 करोड़ रुपए ही रहे। आप करेंगे क्या? और इसी प्रकार से मैं आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, मटेरियल एंड सप्लाई में खर्च 466 करोड़ रुपए से कम होकर के 428 करोड़ रुपए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 216 करोड़ रुपए से कम होकर के केवल 90 करोड़ रुपए ही रह गया। इनके कितनी डिक्रीज है इसमें? 216 करोड़ से 90 रुपए रह गए। और इसलिए ये जो आंकड़े हैं ये मैं कह सकता हूं कि ये तथ्य पर आधारित हो ही नहीं सकते। और इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़कर के अगर देखें कि भारत सरकार से जो हमारा केंद्रीय परियोजना के अंतर्गत जो धन विशेष प्रोजेक्ट बनाकर हम प्राप्त किया जाता है उसमें भी 2022-23 के 880 करोड़ से कम हो करके 2023-24 में 481 करोड़ रुपए ही रहे। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय मैं उल्लेख करना चाहूंगा इस बात को लेकर के कि सरकार द्वारा जो घाटे को कम दर्शाने के लिए जो राजस्व प्राप्तियों को बढ़ा चढ़ा करके जो प्रस्तुत किया है वो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं। कम से कम सही तस्वीर तो आने दीजिए जो हकीकत है। मैं ये भी देख रहा हूं कि वर्ष 2023-24 में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां 16,472 करोड़ थी और जिन्हें 2024-25 में 18,739 करोड़ रुपए दिखाया गया। और इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के अगर हम देखें शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस का अगर हम जिक्र करें 2023-24 के 8,478 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 10,124 करोड़ रुपए दर्शाए। ये आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को हम झुठला नहीं सकते, ये फैक्ट्स हैं। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रेवेन्यू ग्रांट्स की अगर हम बात करें 3,336 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 5,272 करोड़ रुपए दर्शाए गए। और पूंजीगत प्राप्तियां केंद्रीय प्राप्तियां जो है 2023-24 की 481 करोड़ की तुलना में 14,002 करोड़ दर्शाए गए हैं। और इस प्रकार से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सारे विकास कार्य पिछले एक साल से ठप पड़े हैं और आने वाले समय में भी ये विकास कार्य इसी प्रकार से ठप पड़े हैं और कहीं थोड़े बहुत भी चले हैं तो वो भी ठप होने के कगार पर। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो देनदारी है, चाहे वो लोन की रिपेमेंट का इशू है, चाहे वो उसके ब्याज का है, चाहे वो कर्मचारियों का जो एरियर्स का अगर हम जिक्र करें, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम कर्मचारियों के और सारी देनदारियों का हम जिक्र करें, चाहे वो पेंशनरों की हैं, चाहे वो महिलाओं व किसानों के वादे के अनुसार जो 1 जनवरी से एरियर देने का अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ के लगभग वो बैठता है। और इस बजट
में वो सारी चीजों का जिक्र ही नहीं है, छुपा दिया गया है। और छुपाने की वजह यही है कि हम लोग उसका जिक्र ना कर सकते। और इसलिए इस बात को लेकर के मैं कहता हूं कि चीजों को छुपा करके प्रदेश का भला नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फैक्ट हैं तो उन फैक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, उनको प्रस्तुत करिए, उन चुनौतियों का हम सामना आने वाले समय में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और सरकार के 2000 अगर हम देखें इस बात को, हमारी सरकार ने में वर्ष 2022 से जब हमारी सरकार थी तो लोन का रिपेमेंट जो है वो 10,246 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई उस पर। और सरकार में आते आते लोन की स्पीड को ऐसी बढ़ाई जैसे कि गाड़ी 4 लेन पे चल, इस स्पीड से गाड़ी चल रही। 14,000 करोड़ रुपए 14 महीने में आपने ये लोन ले लिया। और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सुख सरकार जी ने जो है वो 2023-24 में 5,506 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 24-25 में 2024-25 में 5,507 करोड़ रुपए ही लोन रिपेमेंट के लिए रखे हैं। एक तरफ से अध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि, उपाध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि 16% जो है हम 16% हम जो है वो रिपेमेंट करेंगे, जो हमारे लोन लिए हैं उसकी रिपेमेंट करेंगे, और चाहे वो लोन है चाहे वो उसके जो उसका ब्याज है। अगर 16% का अगर जिक्र करते हैं तो वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। लेकिन बजट प्रावधान आपका जो कितना रखा गया है, मैं पढ़ रहा था 5,500 करोड़। बाकी का इंतजाम कहां से होगा? और ये आंकड़े आपके अपने आप में ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और जो हकीकत का, और इस प्रकार से जो हकीकत का जो है वो पर्दा उठ रहा है। और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, ये बजट में जो झूठ बोल करके, ये कला आपकी बहुत गजब, झूठ बोले, सत्ता में आने से पहले झूठ बोले, 10 गारंटियां दे करके सत्ता में आए, पहला बजट प्रस्तुत किया, बहुत सारी घोषणा की, झूठी घोषणाएं। मैं मानता हूं कि जहां आपका घोषणा पत्र चुनाव से पहले का था वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, लेकिन बजट तो कम से कम उसको तो आपको मानना पड़ेगा, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो सरकार का एक डॉक्यूमेंट है। जबकि आपने कहा तो यह है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है हमारा, वो भी हमारा जो है वो गवर्नमेंट का है, जो है वो नीतिगत दस्तावेज। आप अपने बजट को ही नकार के, जो बजट में कहा है उसमें कुछ किया ही नहीं। और इसलिए सारी हकीकतें आपके सामने आ रही हैं। और इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आगे अगर बात कहूं, लेकिन आपने एक चीज बहुत जोरदार, आप जो भी काम करते हैं बहुत चालाकी से करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते।
इसलिए मैं शेर कहा है आप। मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा पिछला बजट का भी आपको जिक्र करूं, जो पीछे आपने कुछ बातें की थी पिछले साल की। आप अक्सर वादे करके भूल जाते। बहुत सारी चीजें हम जिक्र करेंगे। ग्रीन हिमाचल, ग्रीन कॉरिडोर हम दूरबीन से ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर को ई बस खरीदने के लिए 50% का आपने कहा था कि अधिकतम राशि जो 50 लाख रुपए तक उसमें उपदान दिया जाएगा। कितनी बसें खरीदी गई अभी तक मुझे मालूम नहीं। आपके पास महकमा रहा है तो हाँ, आप पता करें। साल बीत गया। प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर को कहा आपने ई ट्रक खरीद करने के लिए आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी, 50 लाख रुपए का उपदान दिया जाएगा। मुझे मालूम नहीं अभी तक तो इस हिमाचल में हम भी रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं, अभी तक खबर नहीं मुझे मिल पाई कि कोई ई ट्रक हिमाचल प्रदेश में किसी ने खरीदा हो और वो चला हो। आपने 50% सब्सिडी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को आपने कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% उपदान दिया जाएगा। पिछली बार हमारे पत्रकार मित्रों ने भी, उनका भी चलो वो तो कुछ नया करने की कोशिश की। सबको लगा, पत्रकारों ने भी, हमारे मित्रों ने भी खूब अच्छी तरह से उसको कवरेज दी। अच्छी बात है कि नया इनिशिएटिव लिया। आज से पहले किसी ने नहीं सोचा ये ग्रीन हिमाचल, ग्रीन कॉरिडोर, ई बसें। हम तब भी कहते रहे जब आएंगी तब करेंगे बात। और दूसरी बात, ये नया भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ही इस बात को इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नहीं अनेक प्रयत्न कर चुके हैं केंद्र की सरकार की ओर से। और मुझे लगता है कि बेहतर होता कि अगर आप जाकर के उनसे मिलते और आप इस कॉन्सेप्ट को उनके सामने रखते तो वो निश्चित रूप से आपको सलाह भी देते और सहयोग भी देते। लेकिन उसमें आपको तो एक ही बात करनी है, क्योंकि लंबे समय तक आप पार्टी के पदाधिकारी रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपको तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। और हमें आज इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आज पूरे देश भर में इस तरह का एक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। ये एक बहुत बड़ा जी आने वाले समय मालूम पड़ जाएगा। बातें ग्रीन हाइड्रोजन की हुई थी, पुरानी बातें हो गई। पिछली बार आपने कहा था, तो उसके बाद आपने उसमें इनिशिएटिव अगर लिए होते तो भी हम मानते हैं आपको। उसके बाद आगे बढ़ करके जो हमारी सरकार ने हेलीपोर्ट खोले थे, बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, अब के बजट में भी वही जिक्र है। कुल मिलाकर के आपके उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। उसमें कुछ एडिशन किया है, अपने नाम का जिक्र किया है। रामपुर, बद्दी, कांगनी धार, सासे, मनाली का जो है हेलीपोर्ट जो है वो, उसमें आपने कहा था कि भी हेली टैक्सी चलाएंगे। साल बीत गया, जो चली हुई थी जो हमारी पवन हंस की उपाध्यक्ष महोदय, पवन हंस का जो हमारा हेलीकॉप्टर चलता था, जो चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से मंडी और मंडी से धर्मशाला, शिमला से धर्मशाला जाया करता था, तो बीते जमाने की बात हो, बंद हो गया वो। आप पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। पिछले बजट में भी कहा कि धर्मशाला को आप कैपिटल टूरिज्म कैपिटल बनाएं। लेकिन साल बीत गया, लेकिन क्या हुआ? कोई एक भी काम कोई ऐसा हुआ जिसमें ऐसा एहसास हो, आभास हो कि वहां धर्मशाला के लिए पर्यटन की दृष्टि से आपने कोई काम किया हो? आपने वहां पर जू खोलने की बात कही है, वो चिड़िया तो मालूम नहीं कहां उड़ गई है। ना चिड़िया मिल रही है, ना घर मिल रहा है। ये परिस्थिति आपकी वहां की है। और पर्यटन के लिए पिछली बार आपने
पैसे का प्रावधान का जिक्र किया, उसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव का जिक्र था। अब की बार पर्यटन के नाम पर जो है वो बजट का प्रावधान तो इस बजट बुक में जिक्र ही नहीं है। और उसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, अगर पिछली बार भी अगर जिक्र किया था तो वो एडीबी का प्रोजेक्ट हमारा जो 2100 करोड़ रुपए का था उसका ही जिक्र था। उसके आगे बढ़े, मैं याद करा रहा हूं क्योंकि वो याद कराना चाहिए। एक बात कही, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हम खोलेंगे। हाँ, खुले हुए संस्थान बंद हो गए, चले हुए संस्थान बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में हमारे 6 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और 6 मेडिकल कॉलेज के अलावा एक प्राइवेट सेक्टर में। कितने डॉक्टर एक साल में निकलते हैं? लगभग 700-800 बच्चे हमारा जो है हर साल डॉक्टर बनकर के निकलता है। हमारी सरकार ने 500 पोस्टें डॉक्टरों के लिए क्रिएट की थी, 300 पोस्टें भर दी थी, और उसके बाद 200 पोस्टें भरने के लिए हमने प्लान रखा हुआ था। एक साल बीत गया, एक डॉक्टर की पोस्ट आप। उल्टा डॉक्टर्स को जो एनपीए मिलता था उसको भी आपने बंद कर दिया। जो डॉक्टर, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति थी कि अगर डॉक्टर फाइनल ईयर करता था, वॉक इन इंटरव्यू होता था, और उसके जो है वो रिजल्ट निकलने के साथ ही उसकी नौकरी लग जाती थी। लेकिन एक साल से एक डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर भी वहां पर सरकारी नौकरी पर लगा नहीं। उल्टे हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों को जाकर के, जिन बच्चों ने, मेरे पास बच्चे आए जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई की, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। लोन लेकर के बच्चे पढ़े हैं और उसके बाद आज वो दर दर की ठोकरें खाते। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। ऊपर से आप नौकरी उनके लिए दे नहीं रहे हैं। और एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर 7 साल के बाद मिलता है, आफ्टर 7 इयर्स। और उसको क्या, आपने जब एनपीए बंद कर दिया तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 35,000 आएगा कौन? तो मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। या आदर्श संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान का क्या हुआ? कृपया करके इसमें आप, जब आप उत्तर देंगे तो मेहरबानी करके इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आपने नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की थी, चंबा, नाहन, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में, और वो तो केंद्र सरकार के इसके तहत प्रावधान था। फिर कहा आपने पैट स्कैन खोलेंगे, और पैट स्कैन खोलने की बात आपने कही सभी मेडिकल कॉलेज। हमने कहा कि एक जगह तो शुरू करिए। अभी शिमला का हमारा पैट स्कैन अभी तक वो ठीक, अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हुई है, उसको लगाने की प्रक्रिया हमारे समय में शुरू हो गई थी, और उसके बाद अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ। अभी भी पैट स्कैन के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद साल बीत गया, और मेडिकल कॉलेज में बाकी जगह सभी 6 मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन की सुविधा आप कब करेंगे? 1 साल तो बीत गया आपका, शुरुआत भी अभी तक हुई नहीं। तो इस पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा। और इसलिए आगे बढ़कर के हम देखें, हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ स्कूल खोले थे अटल जी के नाम, अटल आदर्श विद्यालय। ठीक है, मैं मानता हूं कि शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको नाम अच्छा नहीं लगा, आपने उसको बदल करके, नाम को बदल करके आपने राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल कर, और आपने ये कहा कि ये पिछली घोषणाओं का जिक्र, मेरे काम बहुत आया आपका ये पिछला बजट का भाषण। मैंने जो वर्तमान जो बजट का भाषण, उससे ज्यादा मैं इसको पढ़ रहा हूं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपने उसमें कहा कि हम उसको, ये जो राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं,
लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी जगह ये प्रक्रिया शुरू हुई नहीं और अभी तक ना खुला ना खोलने की बात हुई और आपका पूरा 1 साल निकल गया है। तो इसी प्रकार से आगे अध्यक्ष महोदय, एक बात को लेकर के फिर आपको वो बात थोड़ी खराब लगती होगी हमारी। आपको अपने नाम से योजना रखने का कुछ बहुत आनंद आ रहा है और वो आना भी चाहिए। जिसके नाम आपका नाम ही जुड़ जाए तो हमेशा के लिए आपको लग रहा है कि कुछ योजना, एक तो सुख आश्रय योजना पिछले बजट में आपने की और अब के बार आपने नई एडिशन की, एक सुख शिक्षा योजना और एक सुख आरोग्य योजना तो शुरू करो, लेकिन सुख की अनुभूति तो हो कम से कम। ये अनुभूति सुख की ना उधर हो रही है, ना इधर हो रही है, ना बाहर हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। अब जब सुख की अनुभूति नहीं हो तो जिंदगी किस काम की? आखिर किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं? तो सरकार किस काम के लिए? इस सुख की अनुभूति को मित्रों तक ही सीमित मत रखो भाई, इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। पिछली बार आपने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में 30,000 नौकरी देने का हम ऐलान करते, 30,000 नौकरी। हमने कहा अच्छा है, हमसे बहुत सारे काम छूट गए थे, ऐसे काम छूट गए थे। और नौकरी तो ऐसा विषय है जो हर उस बेरोजगार को आकर्षित करता है। लेकिन 1 साल बीत गया, क्या हुआ 29,000 नौकरियों का? आज बेरोजगार सड़कों पर है, करुणा मूलक वो भी सड़कों पर धरने पर है। जिनको नौकरी दी हुई है जो आउटसोर्स पर, वो भी सड़कों पर है। जिनकी पक्की नौकरी लगी है वो भी सड़कों पर है, जो उनको सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही है। अपनी सैलरी लेने के लिए वो आंदोलन करना पड़ रहा है। 1 साल बीत गया, ना एरियर ना डीए। और आपने वादा किया कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे, वो बात तो कही, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि बहुत सारे लोगों को आपने, बहुत सारे, चाहे वो बोर्ड के हैं, कॉरपोरेशन के हमारे कर्मचारी, जिनको आपने कह रखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको भी ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन अब उनकी गिनती ही आप नहीं कर। क्या होगा उन बोर्ड कॉर्पोरेशन का? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोल रहे हैं हमारा भी करिए, हालांकि उनकी पेंशन पॉलिसी अलग है, एचआरटीसी की भी अलग है, लेकिन उसके बावजूद वो भी मांग कर रहे हैं उसी एनोलॉजी पर कि हमको ओपीएस देने की बात कहो। आप लोग कहते कि हम करते, हम कर्मचारी हितैषी हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हम कर्मचारी विरोधी तो हम भी नहीं, लेकिन हम हकीकत के साथ खुद भी जी रहे थे और हकीकत के साथ उन लोगों को भी जीने के लिए कह रहे थे जो वर्तमान में हमारे सामने परिस्थिति। लेकिन आपने कहा नहीं, हम ये करेंगे। ओपीएस आपने लागू करने का ऐलान तो कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए जो है वो पैसा केंद्र सरकार आपको दे दे। कितना बताएगा? 9,000 करोड़ का मांगते हैं ना, जो कर्मचारियों का जो शेयर है। लेकिन वो आपको पीएफआईडीए ने बड़ा स्पष्ट नहीं कर दिया आपको कि भाई वो पैसा आप नहीं मांग सकते। वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में थोड़ी देंगे। वो जो कर्मचारी रिटायर होगा वो उसका, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा जाता है, उसके खाते से, उसकी सैलरी से पैसा वो जाता है, उसको वो शेयर उसके बाद मिले, उसको वो पात्र होगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि वो पैसा सीधा आपके खाते में जमा कर दिया जाए? कुछ तो समझ उनको, हमारे मित्रों को आ जानी चाहिए, जो हमारे जिनने बहुत सारे विषय को लेकर के बात कही थी। अब उनको लग रहा कि भाई गलत हो रहा है। और ऊपर से उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बजट है, ये निकल जाएगा। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद ये ओपीएस वाला जो मसला किया, मेरी पूरी जानी है, पुख्ता जानकारी है कि ओपीएस आने वाले समय में जब लागू करने की बात आएगी तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% नहीं देंगे। ये
40 जाएंगे, 30 जाएंगे, कहां और हो सकता है उससे भी नीचे चले जाए, 25 पे चले जाए, 20 पे चले जाए। ये होने वाला है। इसलिए मेरे प्रदेश के कर्मचारी भाइयों से इस बात के लिए भी निवेदन है कि झूठ जब हमसे बोल सकते हैं, प्रदेश की जनता से बोल सकते हैं, तो ये झूठ आपके साथ भी बोल सकते हैं। ये जो आपने शब्द कहा ना, ठग, हम तो ठगी हैं, लेकिन आपको महाठग। ये शब्द मुझे मालूम नहीं उचित है कि नहीं है, आप देख लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने उपयोग किया है, आपका एक्सपंज नहीं हुआ तो मेरा भी एक्सपंज नहीं होगा। नहीं, एक्सपंज कैसे हो? अच्छा, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, बात हमने कहा, जिक्र किया कि गारंटी की हम थोड़ा सा बात करूं। ये गारंटी गले की घंटी बन गई और गले की फांस बोलते हैं, हाँ वो बन गई, जो भी बन गई, लेकिन ये गले से बाहर ये लटकी रहेगी, अटकी रहेगी। जो गारंटी आपने दी है, अब आपको इस बात का आभास हो गया कि ये संभव नहीं है, पूरा नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि 10 जन्म तक भी नहीं पूरा कर पाएंगे, और पिछले बजट में आपने कहा कि ये भी आपके बजट का बहुत बड़ा कि हमारी सरकार आई है, हमारी गारंटी थी कि महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को कितना देंगे? 1500 रुपए देंगे। आज वो हमारे कुल्लू वाले भाई साहब नहीं है तो छोड़ देते, तो 1500 रुपए की गारंटी। और फिर उसके बाद फिर झूठ, फिर शब्द मुझे लगता है मुझे कि वही ठगने का काम। 2,31,000 का आंकड़ा निकाला गया पिछले बजट में, कहा कि इन महिलाओं को हम जो है वो 1500 रुपए देंगे, जिनको हमारी सरकार पहले ही 1,000 पेंशन दे रही थी, 1150 पेंशन दे रही थी, और वो आंकड़ा निकाल करके उन्होंने कहा कि कुछ में 500 रुपए डालेंगे, कुछ में 350 रुपए डालेंगे और हमारी गारंटी पूरी। उसके बाद आपका कुछ हुआ, कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। हमारे लाहौल स्पीति के माननीय विधायक महोदय जी यहाँ पर नहीं है, वो उनके साथ कुछ हुआ, फिर बाद में आपने मनाया उनको, हाथ पकड़ करके उनने कुछ चिट्ठी लिख दी थी, और उसके बाद कुछ अखबारों में खबरें कह दी थी, और उसके बाद आगे बढ़ करके आप स्पीति की घाटी में गए, और वहां घाटी में जो पिछड़े लोग हैं, जो ट्राइबल में रहते हैं, वहां भी आपने पूरी ठगी, पूरा झूठ बोला कि महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं स्पीति की हैं, मैं घोषणा करता हूं। कब गए थे, कौन सी तारीख तक? कोई 15 अगस्त को गए थे अपने पत्र, कोई ऐसा डेट, हाँ कोई डेट था, कोई इंपॉर्टेंट डेट था, वो आप 15 अप्रैल को तो गए थे, तो वहां पर कह दिया, इनको मालूम है कि सबसे कम महिलाएं हैं तो स्पीति में, तो वहां से मैं घोषणा करता हूं, घोषणा कर दी, और उनको मिला करके शायद मैं कल वो आंकड़ा 2,45,000 के करीब पहुंचा है, शायद मैं कल वो मिला करके आप बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद हाँ 2,36,000, 37,000, थोड़ी सी महिलाएं, तो 5,000 महिलाएं और जोड़ करके घोषणा कर दी, और उसके बाद साल बीत गया, अभी कहा कि अब हम शुरू करेंगे देना। 1 साल पहले की घोषणा की, 15 अप्रैल की घोषणा की, तारीख आ गई ध्यान में, और अगला अप्रैल आने वाला है, लेकिन अभी तक वो पैसा उनको मिला नहीं। तो कितने आपने, हाँ जी, जब शुक्रिया 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 आपको तो बहुत, और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं, वर्तमान में बजट आया और हम देख रहे हैं कि आपकी सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं कि जो हमने बातें इंक्लूजन के लिए कही थी, बजट का हिस्सा होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है। ये किस स्तर पर हुआ? अधिकारियों के स्तर पर हुआ या मुख्यमंत्री के स्तर पर हुआ, सरकार के स्तर पर हुआ, कहां हुआ? इस पर मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की खासियत है कि कम बोलते हैं, बोलते ही।
लेकिन बोलना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेकर। बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने, आपकी ही सरकार के दौरान जो है, अगर आपके ही मंत्री बजट से संतुष्ट है, बजट से सुखी नहीं है, तो सुखी है कौन? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आगे अगर हम बढ़ें तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ी, मैं गारंटी पर थोड़ी और बात कर लूं, थोड़ी सी बात करते तो मैं अपने बेरोजगारों के बारे में कहा था, बात कही थी, बात वो जिक्र ही आपकी बार, पिछली बार 30,000 नौकरी की बात की थी, अब की बार वो 30,000 नौकरी का क्या, एक नौकरी का भी जिक्र नहीं है। कितनी नौकरी देंगे एक साल के कार्यकाल में आपने, इसका कोई टारगेट, कोई लक्ष्य, कोई वो सारा टोटल मिसिंग है। शायद अनुभव से सीखा होगा कि पिछली बार हमसे गलती हो गई और हमने गलत कह दिया और हमसे हुआ नहीं, इसलिए हम कहेंगे नहीं, जो किया नहीं जा सकता है वो कहना ही नहीं, इसलिए आपने तय कर दिया कि शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि गलती से कुछ बातें जो है वो सीखने को मिलती। शायद एक बात आपने ये सीखी होगी, और जो बातें आपने गलती से सीखी है वो ये कि जो झूठ बोल करके आपने कहा था कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। और आप देखिए साल बीत गया, कितनी नौकरियां हुई हिमाचल से। और इसलिए ये सारा जो आपने कहा है वो तथ्य पर आधारित नहीं है जो आप बोल रहे हैं। और उसके आगे अगर अध्यक्ष महोदय, अगर हम बात करें, अब मैं नया बजट, थोड़े नहीं ये कंफ्यूजन नहीं, मैंने बड़े अदब से रखे हैं। अब आपने आत्मनिर्भर हिमाचल का जिक्र करते हुए कहा कि समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, बहुत सारी चीजों का। लेकिन मुझे वो मंत्र तो बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें मुझे बताइए सही कि आखिरकार आप इन सारी चीजों में करेंगे क्या? कोई विजन क्या है, क्या करेंगे? समृद्ध किसान हिमाचल के लिए क्या करेंगे? हरित के लिए क्या करेंगे? बिजली राज्य के लिए करेंगे क्या करेंगे? और हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक जो हिमाचल प्रदेश के बारे में एक धारणा थी कि ये हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हमको उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें उसमें की जा सकती हैं, तो आज उस पर जो है वो कोई आदमी अब भरोसे के साथ कह ही नहीं सकता कुछ नहीं हो सकता है हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री लाए, और आपने जिक्र इस बात का भी किया यहां पर जो हमारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात कही, और उसके संदर्भ में यह कहा जा रहा कि भाई हमने जमीन हिमाचल प्रदेश की दे दी। पूरे देश भर में उसके कॉम्पिटिटिव बिड हुई है, और स्वाभाविक रूप से किसी चीज को हासिल करने के लिए, बड़ी चीज को हासिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सभी गवर्नमेंट ने जो ऑफर दी, आप ये नहीं देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के में अगर बल्क ड्रग फार्मा पार्क अगर लगता है कितने हजारों की संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। आप इस बात को नहीं अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर बल्क ड्रग फार्मा पार्क में काम शुरू होता है तो कितना इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आएगी, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगा और हिमाचल की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी सारी बातें इस प्रकार की हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी हैरानी पैदा करती है। एक तरफ से आप जा रहे हैं कि हम दुबई जाकर के आए, हम वहां पर इंडस्ट्रियल को मिलकर के आए, इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए, उद्योग मंत्री जी भी गए थे, आप भी गए थे, मुझे मालूम नहीं क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको
जो पड़ोसी राज्य जो हमारे साथ जो कंपटीशन में है, आज हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री जाती दिख रही है, आती नहीं दिख रही। और उसकी वजह सबसे बड़ी बात थी कि यहां का एक माहौल था जो आकर्षित करता था इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को हिमाचल प्रदेश में आने की। आज वो माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है, गुंडागर्दी हो रही है और लूट खसूट हो रही है। और इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ जोड़ करके नमस्ते करके हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। यहां से पहले अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय कभी नहीं हुआ। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में आने की वजह यह थी कि यहां की आबोहवा अच्छी है, यहां पर एश्योर्ड जो है पावर सप्लाई मिलती है। एश्योर्ड पावर सप्लाई आज भी हम इस बात से सहमत हैं, आज भी है, लेकिन लगातार आप उसको पावर टैरिफ में जो है इंक्रीज करते हुए आपके पड़ोस के राज्य जहां बिजली पैदा नहीं होती है वो हमसे सस्ते इस रेट पे बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री तो वहीं जाएगी ना। तो आखिरकार ये परिस्थिति आप जो बात कहने से नहीं होगी, आपको व्यवहारिक रूप से करना होगा। ठीक है, जो थोड़ी बहुत सारी चीजों को लेकर के बातें आएंगी। आप उपाध्यक्ष महोदय घंटी समय का ध्यान रखें प्लीज। समय तो अपना ही है। 45 मिनट बोले थे, हो गए। हाँ जी, अभी तो कुछ पुराना बजट पर थोड़ा सा नजर मारी है और नया बजट तो अभी मैं, और पिछली बार आपने जो बातें कही थी, मेरे कहने का अभिप्राय उसमें आप खरे नहीं उतर पाए। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ करके हम बात करें, मैं देख रहा हूं कि आपके छोटे छोटे आपने इंक्रीजेस की हैं, छोटी छोटी इंक्रीजेस की हैं, आंगनबाड़ी वर्कर की, आंगनबाड़ी सहायक की, और उसके अलावा जो वो तो रूटीन की चीज प्रयत्न किया है आपने। तो आपको यह भी लग रहा है कि आने वाले समय में अब हमारे सामने परिस्थिति है कि लोकसभा का चुनाव आ गया। इस लोकसभा के चुनाव में हमको किस प्रकार से सामना करना है, वो भी एक बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब है आपके लिए। और अगर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि अब की बार त्रासदी के कारण बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा क्षति हुई, अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं कहूं, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन यह भी हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क एकमात्र माध्यम है लोगों की पीठ का बोझ उतारने का, एकमात्र माध्यम है टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। लेकिन सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की है। 40,000 किलोमीटर के लगभग 40,703 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में है। और मैं इस बात के लिए, मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम कभी एहसान चुकता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40,703 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर के लगभग सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये श्रेय सचमुच में उनको जाता है। अगर हमको स्टेट के बजट से, नाबार्ड से या दूसरे हेड से हमको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से सड़कें बनानी है, आज भी मेरे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव सड़कों के बिना होते। गांव के लोगों का पीठ का बोझ अगर उतरा है तो उसका श्रेय जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने जो है इस योजना की शुरुआत उस वक्त 60,000 करोड़ की लागत के पूरे देश भर में की। एक बहुत बड़ा एक उनका योगदान है। अब उसके बाद आगे बढ़कर के हम बात कहें, आपने फिर वही बातें कही हैं। हरित हिमाचल के बारे में आपने जिक्र किया है कि हम उस दिशा में काम करेंगे, लेकिन उस दिशा में आप वही बातें पिछली बार भी कहे हैं, मैंने जिनका जिक्र किया उसमें कुछ हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ में अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपने जो विशेष तौर से, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपने
जो गारंटियां जो दी हैं, उन गारंटियों पर आप जो है कब काम शुरू करेंगे? क्या वो बजट का आपका हिस्सा अब आने वाले समय में होगा ही नहीं? इस प्रकार के हालात लग रहे। आपने गारंटियां जो दी हैं वो गारंटियां पूरा करने के लिए इस डॉक्यूमेंट में कहीं जिक्र ही नहीं, कहीं भी नहीं जिक्र उन बातों का। गोबर की गारंटी का हम सोच रहे थे कि अब की बार कुछ होगा, उसका कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आपने कहा था, सिर्फ एक चीज को थोड़ा सा आपने छूने की कोशिश किया। गारंटी तो दी कि गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए, लेकिन उसमें थोड़ी सी इंक्रीज करके गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए जो है आपने घोषणा की है, उसे छूने की कोशिश की है, लेकिन छूने से नहीं। अब तो आपने गारंटी दी है, और गारंटी दी है तो अब पूरा नहीं करेंगे तो कब पूरा करेंगे? और उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय आगे बढ़ करके अब यहां पर देखें कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी वो धरने पर बैठे हैं, उनके बारे में आपने मामूली से थोड़ी सी वो घोषणा की है, उससे कुछ नहीं बनने वाला है। वो पॉलिसी की मांग करते हैं। और विशेष तौर से मैं उपाध्यक्ष महोदय में यह जिक्र करना चाहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो भर्ती की प्रक्रिया चली, अलग अलग पोस्ट कोड, मेहरबानी करके उनको अब पूरा करिए, अब खोल दीजिए। उनका परिणाम निकालना चाहिए। बच्चे धरने पर बैठे और उनमें से वो बच्चे जो रिटन टेस्ट सारी क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी उनका हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसका परिणाम नहीं निकाले जा रहे, रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे, उनके बारे में आपको कम से कम सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो प्रश्न लगा था आज, इस प्रश्न का उत्तर यहां पर माननीय सदन में देने की दृष्टि से मुझे बहुत विचित्र लगा कि कहा गया है 2 सत्र से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जो बहुत लंबे समय तक धरने पे हमारी सरकार के दौरान भी बैठे थे करुणामूलक आधार पर, लेकिन आपने तो उनकी बात सुनना ही बंद कर दिया। और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ये परिस्थिति बन गई। हिमाचल प्रदेश में आपने वादा किया था कि हम गारंटी दी थी कि हम हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली का तो कहा था, लेकिन उसके बाद कहा था, बगीचे वालों को कहा था कि सेब की कीमत की फसलें जो कीमत हम तय करें, लेकिन उसके बावजूद अब क्या हुआ उसका? हम तो वही कह रहे हैं, जो गारंटी आपने दी पूरा करो भाई, नहीं तो आपकी गारंटी इससे जाती दिख रही है। और इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय में यह भी कहना चाह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में खासतौर से जो हालात बने हैं पिछले 1 साल के कार्यकाल, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो 1000 से ज्यादा संस्थान चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान बंद कर, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से जाकर के कहीं घोषणा कर देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नए संस्थान खोलने का आपके बजट में कहां जिक्र, जो हमसे पूछते रहे आप कि बजट में कोई जिक्र नहीं। आप संस्थान खोलने की घोषणा करें, जो हमने बंद किए, जो हमने खोले थे बंद किए, और उसके बाद फिर बंद करने के बाद फिर खोलने की बातें कह रहे हैं। इसलिए मेरा कहना, उपाध्यक्ष महोदय आप क्यों बहुत जल्दी में हैं? समय मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय मैं फिर कहना चाहता हूं, टूटने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी जरा ध्यान दें, जरा मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, यहां मंत्रियों ने उलझा करके रख दिया है कुछ तो।
टूटने लगे हैं कांच तेरी खिड़कियों के, टूटने लगे हैं कांच तेरी खिड़कियों के, ये याद रखना कि जनता जाग रही। ये आपको समझना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, में एक बात और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवानों ने काम किए। टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद टेंडर अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद काम किया, काम करने के बाद पिछले 14 महीने से उनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। पेमेंट चुन चुन के दी जा रही है। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है या तो तुम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो। और हद तो उपाध्यक्ष महोदय तब हो गई जब आपकी पार्टी के कुछ नेता ये कहने लग पड़े कि कितने की पेमेंट है, उसमें से इतना कर हिस्सा हमारा रखिए, उसके बाद आपकी पेमेंट जारी करें। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है। ये आखिरकार क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार से टूट गई है हिमाचल प्रदेश में। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं, आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, उनके बलबूते ये हिमाचल थोड़ा थोड़ा आगे सरक रहा है। अन्यथा आपके भरोसे होता, आपके ही बलबूते छोड़ दिया जाता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश मालूम नहीं किस कदर ठहर जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है। आज 90-10 का अगर ये शेयर हमको सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत मिल रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से मिल रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल को उस कैटेगरी में डाला जिसमें नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड भी शामिल करके हिमाचल को शामिल किया। हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक तंगी है, आपको मालूम नहीं है। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप लेना चाहिए। वाइंड अप कर रहे एक मिनट। इसलिए केंद्र सरकार को कोसना छोड़ दीजिए, पूर्व की सरकार को कोसना छोड़ दीजिए, अब अपने काम की बात करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं हमेशा इस बात को जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिसका जिक्र करने की हिम्मत यहां पर हमारे मित्रों को हो नहीं पा रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा, आज सारी चीजों को लेकर के आपने महंगाई, डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी सत्ता में आने के बाद, और डीजल की कीमतों का मतलब है कि सब गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। आज हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर है, नौकरी लगा हुआ कर्मचारी सड़कों पर है, मास्टर सड़कों पर और बच्चे भी सड़कों पर। आखिरकार ये परिस्थिति 1 साल के कार्यकाल में क्यों बन गई? उसकी वजह यही है उपाध्यक्ष महोदय कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने किए गए वादों पर पूरा नहीं करने की परिस्थिति में पहुंच गई है और पूर्ण रूप से असफल हुई है 1 साल के इस कार्यकाल में। और अभी जो जिस प्रकार से कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में, आपने प्रयत्न किया है कि बजट से पहले मैं कुछ बातों का जिक्र करूं, और ताकि मैं लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ अच्छा जो है वो लोगों के बीच में बोल करके कुछ कोशिश करूं ताकि उसका लाभ मिल सके। एक अंतिम विषय पर मैं बात करके अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। आपने पिछली बार बशोर डाला, एक्साइज पर बहुत बोला कि आपने कि बहुत ज्यादा, हमने 40% का इंक्रीज कर दिया, हमने 40% का इंक्रीज किया। आज ही प्रश्न के उत्तर में आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजर की तरफ जा रहा है, और 1 साल के इसमें जो अभी तक जो है आपका जो रेवेन्यू जो एक्साइज का आया है 1855 करोड़ रुपए आया है, और आप बोले 40% की इंक्रीज। ये इंक्रीज जो है आपकी जेन्युइनली अगर हम इसको बात कहें तो ये 16 और 17% के बीच में बनी, और आपका जो गैप जो है, जबकि आना चाहिए था, तो अभी तक जो आना चाहिए था 1855, आपने कहा, मेरे पास तो आंकड़ा तो लगभग 1800 करोड़ का, लेकिन 1855 मैंने एग्जैक्ट फिगर आज प्रश्न के उत्तर से लिया, यहां से आना चाहिए थे अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो है 2500 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए आना चाहिए था, और वो अभी तक नहीं आया। 400 करोड़ रुपए का अभी तक भी डेफिसिट है, अभी तक भी घाटा है, इसको कैसे पूरा करें? वजह
कि शोर तो डाल दिया कि हमने जो है हमने बिडिंग की, हमने जो है ओपन किया, बहुत बड़े बड़े उसके जो है वो आपने उसके क्लस्टर बना दिए और उसकी वजह से बड़े ठेकेदारों को आपने जो है वो लाभ दिलाने की कोशिश की। ये पॉलिसी जो आपने की, यही पॉलिसी लगभग केजरीवाल ने की थी। उनके 2 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे, 3 मंत्री हो गए, 3 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और यही परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में बनेगी, क्योंकि उसमें सच्चाई ये है, क्योंकि जो आपने कोटा जो तय किया है उसकी लिफ्टिंग ही नहीं हो पा रही है। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर आंकड़ों के अनुसार जो मेरे पास जानकारी है और उसमें जो लिफ्टिंग जो अभी तक हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले में 8% की ही इंक्रीज हुई है और उसमें अंग्रेजी का जो शराब होता है उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में 11.60% की लिफ्टिंग कम हुई है और बियर की लिफ्टिंग में भी जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 12.5% की कमी आई है। जब लिफ्टिंग ही कम हुई है तो आप इस बात का जिक्र किए जा रहे हैं, ये जिक्र कर कि भी हम 40% इंक्रीज के साथ जो है उसमें हम बहुत सारा जो है वो रेवेन्यू हम इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यही है, जो जिस प्रकार से जो रेवेन्यू जितना आता था उससे ज्यादा नहीं बल्कि उससे कम रेवेन्यू उसमें अब की बार एक्साइज में आ रहा है, ये भी हकीकत। इसलिए जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज जनरेट करके जो आप झूठ बोल करके रिसोर्सेज जनरेट करने की बातें कह रहे कि हमने इतना कर दिया, तो ये सैलरी क्यों रुकी हुई है, तो ये डीए क्यों रुका है, तो ये एरियर क्यों रुके हैं, तो ये विकास के कार्य क्यों रुके हैं। हर जगह आप सभा में जाते हैं, हम आर्थिक बदहाली के दौर में गुजर रहे हैं, हम ये जो 1000 संस्थान आपने बंद किए हैं ये क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, तो वजह हमको बताइए जब इस प्रकार की परिस्थिति। इसलिए झूठे आंकड़े के आधार पर इस बजट को आपने प्रस्तुत तो किया है, लेकिन मैं समझता हूं ये बजट बिल्कुल पूर्ण रूप से दिशाहीन है। ना प्रदेश के बेरोजगारों को राहत है, ना जिनको कर्मचारी है ना उनके लिए राहत की कोई उम्मीद है, ना बागवानों को राहत की उम्मीद है, ना किसानों को इसमें राहत की उम्मीद है, किसी समाज के गरीब वर्ग को ना मजदूरों को उसमें कोई राहत की उम्मीद है। ये दिशाहीन, पूर्ण रूप से दिशाहीन बजट है। और अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बजट का समर्थन करने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मुझे मालूम नहीं आने वाले समय की परिस्थितियां क्या होगी। ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में सरकार जो है प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है, क्योंकि विजन नहीं, दिशा नहीं, काम करने की नियत नहीं, काम करने की नीति नहीं, और इस कारण से ये हमारा हिमाचल, अपना हिमाचल पिछड़ता नजर आता है। इसका हमें बहुत बड़ा अफसोस है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।